हेलो एवरीवन। तो जो हमने टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी जीएस की, ये सभी सब्जेक्ट का मिक्स है। यानी कि इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है। तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए हैं उनके क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाते हैं। अगर इसमें से और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं तो हमें उनका नेचर पता चल जाता है। तो इस तरीके से मैंने 35 नंबर तक आपको करवा दिया था। आपने आई होप कर लिया होगा। इसके बाद में हम अपनी आगे सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 36 कहता है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि संधिवात यानी कि गांठियाँ, जो आपने नाम सुना होगा गांठिया रोग हो जाता है, कि उपचार में निम्नलिखित किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है। आपने अगर कहीं पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अगर नहीं भी है तो वैसे आपका इसमें लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है उपचार में, जो गांठिया का उपचार होता है उसके बारे में। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं इनके सारे जो चारों ऑप्शन हैं इनके एक्सप्लेनेशन बताऊं, पर उससे होगा क्या कि एक सीरीज़ में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, टाइम बहुत चला जाएगा। सिर्फ मैं आंसर बता रही हूँ, इसके हिसाब से आपका इतना जा रहा है। किसी किसी में थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं बताती चलूँगी, पर कोशिश करती हूँ कि आपका कम से कम टाइम कंज्यूम हो। क्योंकि अभी हम ये सीरीज़ को टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में हमें अपना मूल्यांकन करना होगा कि हम कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए 37 क्वेश्चन नंबर में हम क्या पढ़ते हैं कि श्वसन क्लाइमैक्टेरिक घटना संबंधित है। ये जो घटना है ये किससे, जैसे कि पौधों के श्वसन से, जंतुओं के श्वसन से, पौधों के प्रजनन से, जंतुओं के प्रजनन से। तो आप थोड़ा सा पहले पॉज कीजिएगा वीडियो को, सोचिएगा कि आपने कहीं पढ़ा है, आपको इसके कोई ऑप्शन में थोड़ा सा भी एलिमिनेशन आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि इसका क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ए सही है। हेलिना एवं ध्रुवास्त्र है। तो आपने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। आपने देखा है कि रक्षा मंत्रालय हमारा काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। वो अब जब से ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान के साथ में, उसके बाद में हमारा वैसे भी रक्षा मंत्रालय हमारा पहले से एक्टिव रहा है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो आपने इसका कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। तो ये एक है, हेलिना है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। मैं इन तीनों के भी ऑप्शन के आंसर बता सकती हूँ कि ये क्या है, और फिर उससे टाइम बहुत जा रहा, मेरी मजबूरी है, आप मेरी मजबूरी को समझिए। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर में। ये देखिए एशिया आर्थिक वार्ता AED, यानी कि एशियन इकोनॉमिक डायलॉग के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा से सही है। ये भारत का फ्लैगशिप भू आर्थिक सम्मेलन है। इस वर्ष AED का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो आप यहाँ पर इंग्लिश वर्जन, इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वो भी देख सकते हैं, इसको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो अगर आपने इसका नाम कहीं सुना है एशिया आर्थिक वार्ता, तो इसमें आपके दोनों चीज़ें सही, यानी कि इस वर्ष AED का 5वां संस्करण, यानी कि जो उसका 5वें नंबर का हुआ है वार्ता डायलॉग्स, वो हुआ है। तो इसका आपका 39 का सी सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। 40 नंबर हम पढ़ते हैं 6 मार्च 2021 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए पूर्णतः महिला चालक दल द्वारा संचालित अपनी तरह के पहले मालवाहक जहाज का नाम क्या था। तो देखिए अरानुई 3, MT स्वर्ण कृष्ण, SS आर्गस, MV आल्गुस्टील। तो ये आपका आता है MT स्वर्ण कृष्ण। देखिए 41 बोलता है, ये देखिए पॉलिटी का आ गया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दिए गए वैधानिक अनुदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही नहीं है। तो देखिए ये बोल रहा है कौन सा से सही नहीं है, यहाँ पर हमें टिक मार्क कर लेना है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है नहीं है और हम लगा देते कि है। तो ये पूछ रहे हैं 275 आर्टिकल जो हमारा 275 है उसके तहत ये राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं। नहीं, क्योंकि वित्त आयोग तो 280 में आता है, फिर दिए जाएंगे। ये भारत की संचित निधि पर। तो देखिए ये फर्स्ट इसका ऑप्शन बोलते हैं कि ये राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं। नहीं, इसके बाद में ये भारत की संचित निधि पर प्रभारित होते हैं। इसके तहत संसद को सभी राज्यों को समान अनुदान देना होता है। तो इसमें पहले तो ये याद रखना कि कौन सा सही नहीं है। इसके बाद में अनुदान राज्यों को सामान्य या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जाता है। तो ये तो सही है कि अगर वहाँ पर अकाल पड़ गया, सूखा आ गया, फ्लड आ गया, फेमाइन आ गया, तो संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो राज्यों की मदद कर सकती है।
पर इसमें क्या है कि जो पूछ रहे हैं इसके तहत संसद को सभी राज्यों को समान अनुदान देना होता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यों के आकार के हिसाब से भी तो डिपेंड करता है, ये राज्यों की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। अब महाराष्ट्र का अनुदान और केरला का बराबर नहीं हो सकता है, ये बात आपको सोचना पड़ेगा। वैसे हम पॉलिटी में चीज़ें पढ़ते हैं, पर कई बार लॉजिक भी हमें लगाना होता है, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42, निम्नलिखित में से किस मामले द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के तहत लाया गया था? ये चारों मामले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं आज इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको ज़रूर बता देती हूँ, ताकि आप नोट डाउन भी कर लें, और इसके बाद में जब पॉलिटी में पढ़ें या आपने पढ़ रखा होगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मैं एक एक को बताती जाती हूँ। ये सारे के सारे आपसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर पूछ ले जाएंगे, जिसमें कि ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई भी पूछ सकता है कहीं से भी, ये बहुत क्वेश्चन में आता है, तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ। देखिए, वर्ष 1978 के 38वें अमेंडमेंट एक्ट में जो आपका क्या है, आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से पहले मुक्त कर दिया गया था। परंतु क्या होता है कि आपने इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में सुना होगा कि उन्होंने आपातकाल लगाया था, तो उसको देखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई कि क्या पता कई बार जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो उनके प्रमुख होते हैं, वो किसी दुर्भावना से ग्रस्त होकर भी लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो फिर इसको क्या किया गया कि जो ये पहले 1978 के नहीं सॉरी यहाँ पर होगा 1975, हाँ 1975 के 38 अमेंडमेंट में पहले इसको अलग कर दिया गया था, परंतु फिर 1978 में इसको न्यायिक समीक्षा से में ला दिया गया। तो पूछ रहे हैं कि न्यायिक समीक्षा के तहत लाया गया, तो ये लाया गया था आपका जब ये मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1988 आया था, तो फिर उसमें इसको हटा दिया गया था। तो अगर वो पूछता है कि किस केस में, क्योंकि ये केस के नाम दे देते हैं, तो आपने आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के तहत लाया गया, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाला आपने सुना होगा कि जब ये विदेश गई थी तो इनका वीज़ा जब्त कर लिया गया था। तो आप आर्टिकल 21 में जो जीवन का अधिकार है उसके तहत ये केस हमेशा आप सुनने को पाएंगे मेनका गांधी जी का। इसके बाद में आप सुनते केशवानंद, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, तो इसको हर जगह ज़्यादातर पूछ लेते। वैसे सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, पर इसमें आपने देखा होगा कि भारत की आत्मा क्या है, तो हम उसमें अपने प्रियम्बल में संशोधन कर सकते कि नहीं कर सकते, उस चीज़ को इस केस में डिफ़ाइन किया गया है। तो इस तरीके से आपने ये जान लिए, इसमें पहले मुक्त किया गया था, फिर इसके तहत लाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट थे कुछ फैक्ट, जिनमें अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप इनको क्लियर कर पाएंगे सही से। हो सकता है मेरे से अगर नहीं आपको क्लियर हो रहा है तो आप दोबारा जब पढ़ेंगे संविधान तो उसमें इन केस का जिक्र है। मेनका गांधी जी वाले का केस का जिक्र तो फंडामेंटल राइट्स में ही है, आप उसमें इस केस को खूब पाएंगे कि इसके तहत ही फिर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय ने माना कि हाँ जीवन जीने का अधिकार, तो उसके हिसाब से फिर ये केस बहुत फेमस हुआ और इसके तहत ही कुछ चीज़ों को माना गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 43, निम्नलिखित युगों में से कौन सा से सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी देखिए नहीं है, इसमें भी आपने देखा था कि नहीं है। तो इस तरीके से आपको कुछ ये इम्पोर्टेंट की हैं जिन्हें ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा गलत है। अब आपको यहाँ पर चारों, तो देखिए चुनाव आयोग तो आपको आराम से पता है कि ये 324 में ही है। वित्त आयोग अभी मैंने बताया कि 280 से आता है, उसमें 275 बता रहे थे आर्टिकल में कि इसके तहत अनुदान के बारे में, लेकिन ये वित्त आयोग आपकी सिफारिश करता है जो ये होता है 280 से। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो हमारे जो संघ लोक सेवा आयोग की जो ये बॉडी है उसका भी जिक्र आपने पाया होगा इसमें। तो अब ले दे के हमारा बचता है ये वाला नंबर। अभी आप पॉज करके पहले इसको सोचिएगा कि मैंने सही बताया है, आपने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये चीज़ें पहले आप क्लियर कीजिएगा। जो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि 336, ये यहाँ पर आ जाता है गलत, और ये यहाँ हो जाता है 338, ये यहाँ पर गलत सुमेलित है। तो 44 क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि डाईमाचिस किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो देखिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे नाम होते हैं, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, जो हमने कहीं पढ़े या सुने तो होते हैं, पर हमें उतना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव नहीं होती चीज़ें। तो हमें लगता है सुना है, कहीं पढ़ा है, पर एग्जैक्टली क्या होगा, तो कुछ शब्द यहाँ टकरा जाते हैं।
तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हम यहाँ पर इन चारों के बारे में बात करेंगे क्योंकि चारों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वैसे अगर आपने बिंदुसार का नाम सुना होगा तो ये मौर्य साम्राज्य जो हमारा था भारत में, ये उनके जो आई थिंक पौत्र थे या पुत्र थे, उसमें बिंदुसार जी थे, उनके शासनकाल में आए थे। इसके बाद में अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त, हम इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। ये जो आप चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शासनकाल में मेगस्थनीज आए थे, जिन्होंने इंडिका नामक एक किताब लिखी है, आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था इन्होंने। इनका काल है 302 से 298 ईसा पूर्व, ये उनके शासनकाल में आए थे, है ना। तो ये ऐसे फैक्ट हैं जो हिस्ट्री में कभी भी कहीं भी रिपीट होते रहते हैं। जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे उसमें आपको फैक्ट के रूप में मिलेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 45। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और वही रीजनिंग सेक्शन का क्वेश्चन है। मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रणाली मौजूद थी। अगर आपने पढ़ा है मुगल एम्पायर, कारण मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो इसके बारे में आपको कुछ बहुत जानकारी होगी। तो जो ये कह रहे हैं तो इसमें आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ये मनसबदारी तो थी, ये मुगल काल में 1571 में अकबर के द्वारा चालू की गई थी। जो ये मनसबदारी है ये 1571 में अकबर के द्वारा। लेकिन जो ये इसका कारण दे रहे हैं कि मनसबदारों का चयन योग्यता के, ये बोल रहे हैं कि योग्यता के आधार पर होता था, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मनसबदारों की जो चयन होता था वो मीर बख्शे भर्ती करते थे सुझावों के आधार पर। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो ये आर है इसका कारण वो गलत हो जाता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं 46। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसको आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। विद्रोह के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ याद होगा तो ये आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से टैकल करना चाहेंगे तो आपको आसानी रहेगी और बहुत जल्दी। तो जैसे बिरसा मुंडा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो याद आता है वो बिरसा मुंडा, इनको तो आप जानते ही होंगे। तो इनका जो विद्रोह हुआ था वो बिहार में हुआ था। इसके बाद में आपने मोपला विद्रोह सुना होगा, ये भी फेमस है। तो अगर 1 या 2 ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आपको 2 आ गए, ये ए का 2 और बी का 3, देखिए यहाँ पर जैसे मिलेगा ए का 2 बी का 3, लेकिन अब देखो इन्होंने ऑप्शन को बराबर में दे दिया। अब आपको 1 या 2 और अगर याद होंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो वैसे अगर आपने कहीं देखा होगा तो ए का अवध का है और पावना बचेगा तो वो बंगाल का हो जाएगा। तो D1। हालांकि आयोग कभी कभी ऐसे होशियारी करता है कि हम ऑप्शन से न जा पाएँ, लेकिन अगर आपको 1 या 2 नाम याद हैं तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं 47, ज्योतिराव फूले के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दे रहे हैं यहाँ पर दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले फूले ने वर्ण व्यवस्था से बाहर रखे जाने वाले उत्पीड़ित लोगों के चित्रण के लिए किया था। इसके बाद में ज्योतिराव फूले को ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महात्मा की उपाधि दी थी। अब ये यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको ये फैक्ट पता है तो आप इसको कर पाएंगे। तो वैसे ये तो सही है पर ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हो, क्योंकि ये पुणे के थे और इन्होंने सत्यशोधक समाज की आई थिंक स्थापना भी की थी। इन्होंने दलितों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। तो जो ये दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ज्योतिराव फूले को ईश्वरचंद, यहाँ पर ईश्वरचंद जी ने नहीं, महात्मा की उपाधि इन्होंने नहीं दी थी, इन्हें एक अन्य समाज सुधारक थे विठलराव कृष्ण जी वाडेकर। यहीं पर मैं यहाँ लिख देती हूँ, विठलराव कृष्ण जी वाडेकर, इन्होंने इन्हें इसकी उपाधि दी थी। तो फिर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है। तो फिर आपका ये ऑप्शन आ जाएगा सही, है ना। ऐसे ही पूछते हैं टेस्ट सीरीज़ में। तो अगर हम अभी गलतियाँ कर लेंगे तो फिर हमारा एग्ज़ाम में हमारी गलतियाँ करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पर भी नहीं आया है, करता नहीं है। तो अगर आपने मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर देखा होगा तो आपको कुछ कुछ आइडिया आ रहा होगा। लेबनान करता है, टर्की भी करता है, फ्रांस भी करता है। आप ईरान और इराक और ये जो कंट्री हैं इधर मिडिल ईस्ट की, आप वहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप मैप, क्योंकि मैं मैप की क्लासेस कंटिन्यू की हूँ, मैंने अभी एक क्लास ही डाली है और मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बता रही हूँ, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल पे रिसोर्स UPPSC के नाम से चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ें बताती चल रही हूँ। तो आगे मेडिटेरियन सी भी मैं शेयर करूँगी, बताऊँगी उसके बारे में। तो मैं वहाँ पर क्या करती हूँ कि कोशिश करती हूँ अगर कोई शॉर्टकट ट्रिक मिलती है जिससे हमें
देशों के नाम याद हो जाएं तो थोड़ा बेटर रहता है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है तो फिर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। तो वहाँ पर आपका इराक आंसर सही हो जाएगा, 48 का ए सही हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी के हमारे 3 से 4 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आते हैं, कन्फर्म आते हैं। और अगर हम थोड़ा सा 5 से 6 क्लासेस अच्छे से कर लें और 2 से 3 बार रिवीजन कर लें तो हमारा आराम से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सूची को मिलान करना है। तो अगर आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि मैं इंडियन मैप जो है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट हाईलैंड हैं, रिवर हैं और उनके हाईएस्ट पीक हैं, मैं उनका भी बताऊंगी। तो ये वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे आराम से। तो देखिए अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी आपको याद आएगा तो जो ये चित्रकूट जलप्रपात है ये हमारा इंद्रावती नदी के ऊपर है। इसके बाद में जो जोंग जलप्रपात है ये हमारा शरावती नदी के ऊपर है। ये ओडिशा के तट से समुद्र में जाकर मिलती हैं। और इसके बाद में जो हमारा दूध सागर है सी नंबर, ये हमारा मंडोवी नदी पर है। लास्ट बचा आपका शिव समुद्रम, तो ये आपका फर्स्ट पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बन रहा है ए का 4, बी का 3। तो ऐसे आप यहाँ देख लेंगे, ए का 4 तो बन रहा है, बी का 3 सिर्फ ये बन रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पर जा सकते हैं। इस तरीके से आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन महानदी की सहायक नदी है? शिवनाथ, तेल, जोग। तो महानदी हमारे प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो ओडिशा राज्य में बहती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी महानदी की सहायक नदी, इसके बारे में। तो ये ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो यानी कि पहली और दूसरी कौन सी हो गई? तो पहली हमारी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी है और दूसरी कृष्णा है। इसके बाद में हमारी महानदी आती है। तो यहाँ पर शिवनाथ, तेल, जोग, तो ये तीनों ही सहायक नदियाँ हैं। इसके सिवा भी इनकी जो महानदी है इसकी हसदेव नदी हो गई, इसकी सहायक नदी हसदेव नदी भी होती है, मांड नदी है। ये आप ऐसे लिख लेंगे तो आपको आगे आसानी रहेगी। क्या पता आगे अगर कभी क्वेश्चन आया तो शिवनाथ, तेल ना दे के जोग, हसदेव और मांड नदी का नाम दे देंगे। तो आपने तो 3 ही नाम पढ़ रखे हैं तो फिर आप भूल जाएंगे, मतलब क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर आप मांड नदी, हसदेव नदी, ईब नदी, जोग नदी, तेल नदी, ये हमारी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए फटाफट से देखते, वरना हमारी टाइम ज़्यादा जाएगा और क्वेश्चन कम हो पाएंगे। तो सूर्यतापी प्रजाति के पौधे जिन्हें तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता होती है कहलाते हैं। उनके नाम क्या होते हैं? छायाप्रिय पौधे, सूर्य अनुवर्तन पौधे, गुरुत्वानुवर्तन पौधे, अतापोदभिद पौधे। तो ये नाम कुछ थोड़े से अटपटे हैं, तो इसकी जगह पर आप इसका इंग्लिश कन्वर्जन जो इंग्लिश में दिया हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आप इससे समझने में असहज हो रहे हैं। तो इसमें क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हेलियोफाइट्स, यानी आतापोदभिद। ये पौधे होते हैं जिन्हें तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद में पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता का अर्थशास्त्र प्रारंभ किया गया था। तो इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था? जर्मनी एवं यूरोपीय आयोग द्वारा। ये फैक्ट बेस्ड हैं, अगर इनको पहले कभी नहीं पढ़ा तो इनमें जल्दी से तुक्का नहीं लग सकता है। तो इसके बाद में टिंडल प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब ये टिंडल प्रभाव क्या है? यह प्रभावी सभी कोलाइडी विलेनों और कुछ अति सूक्ष्म निलंबनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नींबू का रस टिंडल प्रभाव दिखाता है। अगर कभी आपने टिंडल प्रभाव के बारे में सुना होगा तो आप गेस कर सकते हैं, अदरवाइज गेस से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जैसे इसने कहा कि नींबू का रस टिंडल प्रभाव दिखाता है, हालांकि थोड़ी सी अगर जानकारी तो मैंने देखा है तो यहाँ पर नींबू का रस टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। वैसे ये अपने आप में गलत हो गया, तो बचता है हमारा फर्स्ट। तो यहाँ पर 53 का ए सही हो जाएगा आपका। विटामिन में से किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? देखिए ये भी साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स, कैल्शियम, ये तो ज़रूर आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन साइंस की वजह से ठीक ठाक रहती है प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम में, और विटामिन से आते ज़रूर हैं, तो आपको इन्हें तो ज़रूर ही पढ़ना है। वैसे अगर आपने विटामिन B12 के बारे में सुना होगा, जिसे कोबलामिन भी कहते हैं, और जो घुलनशील विटामिन होती है, तो इसमें जो आपका ये कोबाल्ट है ये उपस्थित होता है, क्योंकि इसलिए इसको कोबलामिन भी कहते हैं।
इसके बाद में हम आ जाते हैं 55, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग पौधों द्वारा तरंग दैर्ध्य की दृश्य सीमा से दृढ़ता से अवशोषित किया जाता है। इसकी जगह ये आप अगर एक बार पढ़ लें, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द विजिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो इससे थोड़ी सी भाषा कंफर्म हो जाती है कि क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर लाल, बैंगनी और नीला ये अवशोषित किया जाता है 55। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखिए जैसे जो फैक्ट है उसमें जो ये पंचवर्षीय योजना है अपनी 12 या कुछ थी, वो कहीं से भी आपको लूसेंट से मिलती है या घटना चक्र से मिलती है, कहीं से मिलती है। आप उसके फैक्ट जरूर रट सकते हैं, रट लीजिए, याद हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, पर याद जरूर रखिए। ये क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में जो नॉर्मली हमारे वनडे एग्ज़ाम इस तरीके के होते हैं उनमें RO हो गया, समीक्षा अधिकारी और भी कुछ एग्ज़ाम हो गए, बहुत पूछते हैं, बहुत मैंने इनके क्वेश्चन देखे हैं। तो ये बोल रहे हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इनको मिलाना है, मिलान करना, सूची ए को सूची सेकंड से। सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना भारत की नई आर्थिक नीति। 6ठी पंचवर्षीय योजना आर्थिक उदारीकरण। 8वीं पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास। अब याद होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, याद नहीं होगा तो अभी आपको बोरिंग लगेगा, पर ये जो पंचवर्षीय योजना का फैक्ट कहीं से आपको मिलता है तो आप ज़रूर याद कीजिएगा। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल रखा है, मैं दोबारा से इसकी PDF या पिक शेयर कर दूंगी आज शाम को। आप वहाँ से उस फैक्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चन बहुत 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 बनते हैं। तो देखिए मिलान करना है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है यह आपके औद्योगिक विकास से संबंधित है। तो ये आपका जो फर्स्ट है A4 जाएगा। B 7वीं पंचवर्षीय योजना है, ये सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। तो इस हिसाब से अगर हम जाएंगे तो A4 आपका यही मिल रहा है। ये देखिए A4 B1, 7वीं पंचवर्षीय योजना B1, ये आपकी C से 3 ये जगह। तो इस तरीके से आपका A4 B1 C3 और D2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए सेंसेक्स के भी सवाल पूछे जाते हैं, सेंसेक्स भी आपको पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन अभी बनते रहते हैं जब तक हमारा नया सेंसेक्स नहीं आ जाता, तो उस हिसाब से फिर ये इसके क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं। तो ये देखिए सेंसेक्स 2011 के अनुसार महिलाओं और बच्चों की भागीदारी है, यानी कि भारत की जनसंख्या में। तो अगर आपको याद होगा तो आप इसको टैकल कर पाएंगे। तो ये भारत की जनसंख्या का 67.7% है, इसलिए सेंसेक्स। अब ये देखिए वोजोसा उस्मानी सदरियू ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। वैसे ये करंट का है, इसके लिए खास टेंशन मत लीजिएगा। तो देखिए ये हमारे एग्ज़ाम जो होते हैं RO समीक्षा अधिकारी, इसमें दिवस भी काफ़ी पूछा जाता है, तो आप इनको भी ध्यान में रखेंगे। वैसे इसमें जो सही सुमेलित है वो आपका ये सही सुमेलित है। ये 2 महीने ही है, ये यहाँ पर 22 मई है। ठीक है। और ये जो नर्स दिवस है ये 9 महीने ही है, ये भी गलत है यहाँ पर। ये यहाँ पर 12 मई है, इन्होंने यहाँ पर 9 मई दे दिया है। तो 61 में हमारा तो देखिए 61 नंबर हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। यानी कि जब लोकसभा का जो वो होता है चुनाव के बाद में जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ नहीं दिलाते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। इसके बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति ये भी नहीं। प्रोटेम स्पीकर जो हमारे होते हैं, जो पहली लोकसभा डिसॉल्व की जाती है, इसके बाद में प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं, उनका यही काम होता है। तो जिस समय ये शपथ दिलाते हैं उस समय इनके पास स्पीकर की सारी पावर होती है। तो ऐसा आपने पॉलिटी में अवश्य पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से। तो ये 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव पावर। तो वैसे इसमें से इन चीज़ों को आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो इसका सबसे पहले यही आंसर होगा कि 2 या 2 से राज्यों के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं
ये उसमें बीच जो विवाद होता है उसके ये सोल्यूशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का ये एक्सक्लूसिव पावर है। इसके बाद 63 हम देखते हैं। 62 के बाद सूची का मिलान करना है, सरकारों के प्रकार, विशेषताएं। तो जैसे आपको पता होगा कि नगर निगम, तो अगर आपको एक भी इसका ऑप्शन है तो आप इसको टैकल कर सकते हैं। बड़े शहरों में नगर निगम जैसे दिल्ली, मुंबई के प्रशासन हेतु निर्मित, तो ए का 4 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, तो वैसे 2 जगह दिया है। अब आपको थोड़ा सा और देखना है, अगर एक ऑप्शन आपको और पता है तो फिर आपका सही हो जाएगा। अधिसूचित क्षेत्र, औद्योगिकरण तेजी से विकसित होते शहरों के प्रशासन हेतु, तो इस तरीके से हमारा सी नंबर आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको पॉज करके वीडियो को देखिएगा कि किससे कौन मिल रहा है। वैसे मुझे ये याद था तो मैंने इसे टैकल कर लिया, मैंने 2 से आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए हमारा एंशियंट से आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। नगरीय योजना आपने देखा होगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कृषि कार्य, लेकिन सिंधु घाटी में औद्योगिकरण तब नहीं आया था। तो उस हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हम 4 को एलिमिनेट करेंगे, तो इनमें 4 है, तो ये इसमें 2 ही हैं, ये नहीं होगा, तो फिर हमारा 64 का भी पहुँच जाएंगे। जैसे आपने देखा है तो उसी हिसाब से अब हम आ जाते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा जैन भिक्षु अकबर के दरबार में रहता था और उसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसमें आप हरिविजय सूरी जी हैं। ये जैन श्वेतांबर के परंपरा के गुरु थे, तो इन्हें अकबर के दरबार में जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। आज हम यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, आई होप आपको चीज़ें अच्छी समझ में आई होंगी। और आप हमारे मैपिंग की जो क्लासेस है उसे भी फॉलो कीजिए, आपको उसमें बहुत अच्छे फैक्ट्स जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू दोस्तों।